गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम कक्षा 10th के लिए यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि आप सभी को अपना कैमरा और माइक बंद करके बैठना होता है। ये बात हमें बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो सभी बच्चे। आज तक कभी कोई दिक्कत नहीं आई है कैमरा और माइक को लेकर के। ठीक है, चलिए। जैसा कि हम जानते हैं कि हम 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने भी जरूरी कंसेप्ट हैं वो यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मैसे यानी कि मैथम समापवर्तक, और हमने एलसीएम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था पर सवाल नहीं किए थे। ठीक है, तो हम एक बार जल्दी से आप लोगों को रिवाइज करा देते हैं और जब आप लोग रिवाइज कर लोगे तब हम आपसे सवाल पूछ लेंगे। देखिए हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें पढ़ी थी। क्या क्या चीजें पढ़ी थी सर? सबसे पहले तो हमने गुणनखंडों के बारे में सीख लिया था। इसके बारे में सीख लिया सर? अभी तक तो हमने गुणनखंड के बारे में सीख लिया। कौन से गुणनखंड? आप कहोगे सर अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। जैसा कि आपसे कहे 24 के अभाज्य गुणनखंड, आपने कहा सर कौन सी बड़ी बात है? सर इसके लास्ट में 4 है तो 2 से भाग हो जाएगा। सर 12 आ गया। सर 2 से भाग किया 6 आ गया। सर 2 से भाग किया 3 आ गया। और सर 3 से भाग के हमने 1 आ गया। भाई 24 के अगर पूछा जाए आप बताइए अभाज्य गुणनखंड, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 24 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के बाद में हमने 2 नई चीजें पढ़ी। कौन कौन सी चीजें पढ़ी? आप कहोगे सर सबसे पहले तो हमने किसके बारे में पढ़ा? आप कहोगे सर हमने एक तो गुणनखंड के बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा है। सर हमने गुणनखंड के बारे में तो पढ़ा ही पढ़ा है, हमने गुणज के बारे में भी पढ़ा है। किसके बारे में पढ़ा है? हमने गुणज के बारे में पढ़ा है। अब गुणज का मतलब क्या हो गया? यानी कि सर अगर हम बात करें गुणज की और गुणनखंड की तो दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। सर क्या अंतर होता है देखते हैं। देखिए अगर आपसे कोई कहे कि 6 के गुणनखंड बताओ, यानी कि 6 किस किस संख्या से भाग होता है, 6 के फैक्टर कौन कौन है? आपने कहा सर 1 से भाग हो जाएगा 6, क्योंकि 1 से तो सर कोई भी संख्या भाग हो जाती है। करके देख लो सर, 1 से तो कोई भी संख्या भाग हो जाती है। सर 6 भाग हो गया। सर 6 2 से भाग हो जाता है। आपने कहा सर बिल्कुल सर 6 2 से भाग हो जाएगा, 2 3 6। ठीक है बच्चे। फिर आपने कहा सर 6 तो 3 से भाग हो जाता है। भाई 3 दूनी 6। आपने कहा सर ये तो 3 से भाग हो जाएगा। और फिर आपने कहा सर 6 तो 6 से भी भाग हो जाएगा, 6 एकम 6। आपने कहा सर ये 6 से भाग हो जाएगा। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए 6 के संपूर्ण यानी कि सारे के सारे गुणनफल सारे फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे सर ये सभी संख्याएं हैं जो 6 को भाग कर देती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए कि वो सभी संख्या बताओ जो 8 को भाग कर देंगी, आपने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर 8 को कौन कौन भाग कर देगा। आपने कहा सर 1 तो सभी संख्याओं को भाग कर देता है। सर 2 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, 8 से भाग हो जाएगा। अगर देखा जाए दोनों में क्या चीज कॉमन है, आप कहोगे सर 6 और 8 दोनों 1 से भाग हो जा रहे हैं, और सर 6 और 8 दोनों के दोनों 2 से भाग हो जा रहे हैं। यानी कि अगर सर सार्व गुणनखंड की बात करें, अगर हम दोनों के सार्व गुणनखंड की बात करें, तो आप कहोगे सर दोनों का जो सार्व गुणनखंड है वो 1 और 2 है। यानी कि जो कॉमन फैक्टर है वो 1 और 2 है। अगर हम बात करें गुणज की, तो आप जानते हो 6 का गुणज, भाई 6 का गुणज हो गया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। सर 8 का गुणज, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 और आगे चला जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए ये 6 के गुणज है और ये 8 के गुणज है, बताओ दोनों में सार गुणज कौन से हैं? सार गुणज यानी कि कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? आपने कहा सर कॉमन मल्टीपल तो अभी तक हमें 24 ही दिख रहा है। ये दिख रहा है बच्चे में 24, लेकिन फिर क्या 24 के आगे कुछ नहीं होगा? होगा बच्चे। भाई 6 अट्ठे 48 होता है। आप कहोगे सर 8 छिंग 48 होता है, और दोनों सर मिलकर कॉमन हो जाएंगे, यानी कि 24 के बाद कौन कॉमन हो जाएगा? 48। इसी तरीके से यानी कि सार गुणनखंड हमने सीख लिया, गुड इवनिंग, और सार गुणज हमने पढ़ लिया था लास्ट क्लास में। अगर सभी को इतने क्लियर थे, एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है हमें गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होता है, सार गुणनखंड क्या होते हैं, और सर सार गुणज क्या होता है। ठीक है, चलिए, यानी कि इतना सभी को क्लियर था लास्ट क्लास में। अब हम बात कर लेते हैं कि जब सब हमने सारी चीज निकालनी सीख ली तो मैसे का क्या मतलब है, यानी कि सर एचसीएफ क्या होता है। आपने सीखा था, मान लो आपसे कोई पूछ लगे कि बताइए भाई 8 और 12 का एचसीएफ कितना होता है, आपसे कोई पूछ लगे बताइए 8 और 12 का एचसीएफ कितना होता है, आप क्या करोगे? आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम 8 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। आपने कहा सर 8 के अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 1 2 3। सर फिर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड कितना होंगे? आपने कहा सर 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1। यानी कि आपने कहा सर हमारे पास में 12 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2
गुणा 3, और फिर आपसे पूछा जाए कि बताइए इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा। आप कहोगे सर एचसीएफ हमने सीख लिया है कि एचसीएफ होता है सर कॉमन मल्टीपल। या आपने कहा सर एक तो हमारे पास में 2 हो गया सर कॉमन फैक्टर, आपने कहा सर 2 हो गया, और फिर आप क्या कहोगे सर एक हमारे पास में कॉमन और है कि सर दोनों ही संख्याओं में हमारे पास में 2 भी है, आपने कहा गुणा 2, और एचसीएफ कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 2 गुणा 2 4, सर 4 एचसीएफ है। और जो चीज कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो, जो चीज कॉमन नहीं है उसको छोड़ दो। इतना क्लियर हो सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है कि जो चीज कॉमन नहीं है सर उसको छोड़ देंगे। सर जो कॉमन है ना सर, कॉमन में से भी पेयर में से यानी कि जोड़े में से भी हम एक लेंगे। सर इस जोड़े में से हमने एक बाहर लिया, और सर इस जोड़े में से हमने एक बाहर लिया, और 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, यानी कि एचसीएफ कितना हो गया 4। चलिए इतना अगर क्लियर है, हमने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास में मान लो ऐसी संख्या है 8 और 16, एचसीएफ बताओ। भाई 8 और 16 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? आपने कहा अगर छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को भाग कर रही है तो छोटी वाली संख्या क्या हो जाएगी? एचसीएफ हो जाएगी, यानी कि 8 इज द एचसीएफ, 8 इज द एचसीएफ। लास्ट क्लास में लोगों ने पढ़ा था कि अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को भाग कर देती है तो छोटी वाली संख्या एचसीएफ हो जाती है, छोटी वाली संख्या एचसीएफ हो जाती है। और हम एक पॉइंट और बता देते हैं, मान लो दो लगातार संख्या, कोई सी भी दो लगातार संख्या, जैसे कि किसी बच्चे के मन में आएगा सर लगातार संख्या मेरे पास में है 20 और 21 है, आप बताइए इन दोनों का एचसीएफ कितना होगा? आप कहोगे सर अगर लगातार संख्याएं, अगर लगातार संख्याएं यानी कि सर ऐसी संख्या जिनका घटाव यानी कि जिनका डिफरेंस, जिनका घटाव सर 1 है, इस केस में एचसीएफ सर हमेशा 1 ही होता है, इस केस में एचसीएफ हमेशा 1 ही होता है। क्या इतना क्लियर है? भाई आपसे कोई पूछने लगे कि बताइए 32 और 33 का एचसीएफ बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर इन दोनों का तो अंतर 1 ही है, सर इन दोनों का एचसीएफ भी कितना होगा? 1 ही होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा बच्चे? आप कहोगे सर एचसीएफ कितना हो जाएगा? इनका 1 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का तो अंतर भी कितना है सर? 1 ही है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया था सभी को। अब हम लोग आगे चलते हैं, एचसीएफ के बारे में हमने सारी चीजें समझ ली है। आप लोगों के सामने एक सवाल है, हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन कर दिया है ऑन। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से एक बार सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद सभी बच्चे इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपसे पूछा गया 6 और 12 का मैं से ज्ञात कीजिए कितना होगा। 6 और 12 का मैं से ज्ञात कीजिए कितना होगा। भाई मैं से निकालना भी हमने सीखा था। आप 6 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, आप 12 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और जिन दोनों में दो चीजें कॉमन है आप उन कॉमन में से एक एक चीजें यानी कि पेयर में जोड़े में से एक एक संख्या को बाहर निकाल। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। भाई आप लोगों से पूछा गया है कि बताइए 6 और 12 का एचसीएफ कितना होगा। फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12। देखो बच्चे हिंदी में देखना 6 एंड 12 थोड़ा सा गलती है, यहाँ बच्चे 8 लिखा है तो आप गलती से इसको 6 कर लेना, ये गलती से 8 लिखा रह गया है। आपसे पूछा गया फाइंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 12, आपको 6 और 12 का एचसीएफ पूछा गया है कितना होगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे जल्दी से एक बार 6 और 12 का एचसीएफ बताएंगे कितना होगा। अभी हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी सीखे थे, आप वहां से भी कर सकते हो, और वैसे तो एचसीएफ और एलसीएम सभी को आने चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि इनको हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड करके हल कर लेते हैं। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया जाता है, और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो जल्दी से चैट सेक्शन में जाइए, और अपनी तरफ से बताइए 6 और 12 का एचसीएफ यानी कि मैथ से कितना होगा। ठीक है, बाकी सभी बच्चे क्या कर रहे हैं भाई? इतने सारे बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, ना तो आप पोल सेक्शन के अंदर वोट कर रहे हो ना ही चैट सेक्शन के अंदर आंसर कर रहे हो। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर,
सब बच्चे सामने देखेंगे, स्क्रीन पर देखिए। भाई आपसे पूछा गया 6 और 12 के में से, यानी कि आपसे एच से पूछा गया। आपने कहा सर 6 का अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 तिया 6, 3 एकम 3। सर 12 के अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो सर 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। आप कहोगे सर 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 3 है, और सर जो 12 का अभाज्य गुणनखंड है वो 2 गुणा 2 गुणा 3 है। अब जोड़े बना लो भाई। जब आप जोड़े बनाओगे, आपने कहा सर इनका तो जोड़ा बन गया, कॉमन है दोनों में 6 और 12 में। आप कहोगे सर पीछे वाले का भी जोड़ा बन गया, और आप कहोगे सर एचसीएफ जो हो गया है ना, एचसीएफ कितना हो गया है भाई, 2 गुणा 3 यानी कि 6 हो गया। इतना सभी को समझ में आ गया? 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। और वैसे भी आप लोग जानते हो कि सर अगर हमारे पास में 6 और 12 का एचसीएफ निकालना है, और छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को पूरा पूरा भाग कर दे, जैसे कि आप भाग करोगे तो भाई आप करोगे 6 दूनी 12। आप कहोगे सर जब छोटी वाली संख्या बड़ी वाली संख्या को भाग कर देती है तो सर इस वाले केस में छोटी वाली संख्या हमारी क्या बन जाती है, एचसीएफ बन जाती है। आप कहोगे सर 6 इज द एचसीएफ, यानी कि 6 इज द एचसीएफ। इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से y टाइप करो, जल्दी से, क्योंकि इसका आंसर कितना हो गया, 6। ठीक है बच्चे, इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में, 6 हो गया। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और फिर हम लोग आगे चलते हैं जल्दी से। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम लैसे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो लैसे क्या होता है, यदि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इन संख्याओं का सबसे छोटा सार्वगुणज होता है। भाई हमने सार्वगुणज के बारे में सीखा था, सबसे छोटा सार्वगुणज, यानी कि आपसे कोई पूछ लगे बताइए 6 और 8 का एलसीएम बता दो कितना होगा। भाई आपसे कोई पूछ लगे कि 6 और 8 का एलसीएम बता दो कितना होगा, आपको कुछ नहीं करना। आपने कहा सर अगर डेफिनेशन से देखें तो भाई 6 के गुणज कौन कौन हो जाएंगे, आप कहोगे सर 6 के गुणज तो हमारे पास में हो जाएंगे, 6 का गुणज हो जाएगा सर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36। सर 8 के गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। आप कहोगे जो सर सबसे पहला सार गुणज है सबसे छोटा, वो कितना है हमारे पास में, सर 24 है। क्या है, 24। सर ये तो हो गया डेफिनेशन से कि भाई जिन दो संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना है, हमें क्या करना है, इसका गुणज निकालना है, इसका गुणज निकालना है, और देख लेना है सार गुणज कौन सा है। तो सबसे छोटा सार गुणज क्या कहलाएगा, आपका एलसीएम कहलाएगा। ठीक है बच्चे, बट हमें एलसीएम ऐसे नहीं करना। हमें एलसीएम कैसे करना है, आप कहोगे सर हमें अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम करना है। अभाज्य गुणनखंड करके हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। तो जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, कैसे करते हैं बच्चे अभाज्य गुणनखंड, सीखा है आपने। देखिए, अगर हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें, आपने कहा सर 6 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से काटा सर 3, और 3 से काटा 1। 8 का कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 2 से काटा 4, 2 से काटा 2, और 2 से काटा 1। आपने कहा सर 6 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और सर हम 8 बराबर लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, अब देखो हमें एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है बच्चे, एलसीएम। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो आप कहोगे सर एक ही कॉमन निकल रहा है, सर एक ही कॉमन निकल रहा है 2। सर एचसीएफ तो हो गया 2, एचसीएफ कितना हो गया बच्चे, 2, एचसीएफ हो गया 2। अब अगर एचसीएफ 2 है तो भाई एक तो पेयर बन गया, बाकी तो पेयर नहीं बन रहे। भाई बाकी क्या ऊपर नीचे पेयर बन रहे हैं, आप कहोगे सर ऊपर नीचे बाकी पेयर नहीं बन रहे। आप कहोगे तो एलसीएम कितना हो गया इस केस में, कि सर जो पेयर बन रहा है पूछे तो सर एक बार लिख लो, ये तो पेयर का हो गया 2। अब जो सर पेयर नहीं बन रहा है ना, उसको पूरे को लिख दो भाई, 3 लिख दिया सर गुणा 3, सर गुणा 2 लिख दिया सर गुणा 2, और गुणा 2 यानी कि हमने ये भी लिख दिया गुणा 2। यानी कि अब आप क्या समझे, सर एचसीएफ में तो जो दोनों में चीज कॉमन है सर वही आंसर होता है। भाई एचसीएफ में तो जो ऊपर नीचे दोनों में कॉमन है वही आंसर होता है। पर सर एलसीएम में ऐसा नहीं होता, बाकी जो संख्याएं बच जाती हैं उनको एलसीएम में एज इट इज गुणा कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 या 24, यानी कि आप क्या कहोगे सर एलसीएम कितना हो गया हमारे पास में, 24 हो गया है। और वो आपका आंसर दोनों तरीके से आ रहा है। भाई अगर आप गुणज लिखते हुए जा रहे हो काउंटिंग, तब भी 24 आंसर आ रहा है, और अगर आप अभाज्य गुणनखंड से कर रहे हो आंसर, तब भी आ रहा है। इतना क्लियर हुआ सभी को? अगर इतना क्लियर हो गया तो एक बार जल्दी से बता दो कि हाँ सर क्लियर हो गया है कि अभाज्य गुणनखंड करके भी आंसर आएगा। मैसेज
ठीक है, एक बार वाई टाइप कर दो सभी बच्चे। ठीक है, देखिए हम फिर से एक बार समझा देते हैं एलसीएम कैसे सोल्व कर रहे होते हैं। देखिए एलसीएम को सोल्व करने के लिए अगर आपसे पूछा जाए, समझ लेना अभी कि 24 और 90 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले आपने 24 के अभाज्य गुणनखंड किए, भाई 2 से काटा 12, भाई 2 से काटा 6, भाई 2 से काटा 3, और भाई 3 से काटा 1। अगर बात करें 90 की, आपने कहा सर लास्ट में 0 2 से कट जाएगा 45 हो गया, सर 3 से कट जाएगा 15 हो गया, सर 3 से कट जाएगा 5 हो गया, और सर 5 से कट जाएगा 1 हो गया। ठीक है, आप क्या करोगे सर एलसीएम कितना हो गया, आप लिखोगे सर 24 बराबर, अब हम थोड़े अलग रंग से लिख देते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। आप कहोगे सर 90 बराबर, दूसरे पेन से लिख देते हैं, आप कहोगे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। अगर आपसे पूछा जाए एलसीएम कितना होगा, आपने कहा सर एक तो ये कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, आप कहोगे सर एक ये कॉमन है, एक ये कॉमन है। अब बाकी जो कॉमन नहीं है, भाई कौन कॉमन नहीं है, एक तो ऊपर से 2 गुणा 2 कॉमन नहीं है, कहाँ है सर 2 गुणा 2, हमें तो नहीं दिख रहा, ये लिखा बच्चे, ये लिखा। और सर एक 3 गुणा 5 कॉमन नहीं है, यानी कि हमने लिख दिया गुणा 3 गुणा 5। जब आप इसको हल करोगे, भाई 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 नहीं 72, और 72 पंजे कितना हो गया हमारे पास है, आप कहोगे सर 72 पंजे हो गया है 360। कितना हो गया बच्चे हमारे पास में, 360। आप कहोगे सर इसका जो एलसीएम हो गया है वो हो गया है हमारे पास में 360। इतना क्लियर है सभी को? अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें क्लियर है। ठीक है, देख भी सकते हैं बाकी बच्चे स्क्रीन पर कि भाई आप सबसे पहले 24 के अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 से 24, फिर आप 90 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 अभाज्य गुणनखंड लिखोगे, और फिर आप उसमें से कहोगे कि जो अभाज्य गुणनखंड की अधिकतम बारंबारता का गुणा है वो लैसे होता है, यानी कि आप जब गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 360 हो जाएगा। कितना क्लियर है भाई? भाई कैसे पता लगा? आपने कहा सर ये कॉमन है, आपने कहा सर ये कॉमन है, तो सर जो कॉमन है वो तो 2 गुणा 3 एक बार आ गया, बाकी जो कॉमन नहीं है, कौन कॉमन नहीं है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, यानी कि ये वाला 3 और ये वाला 5 आपने लास्ट में लिख दिया। ठीक है, चलिए अगर इतना क्लियर है, एक बार हम जल्दी से आपसे पूछ लेते हैं एलसीएम के सवाल। भाई आपको स्क्रीन पे पूछा गया है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, चलिए हमने आप लोगों को कर दिया चैट सेक्शन बंद, और हम आपका पोल सेक्शन ऑन कर देंगे 63 नंबर क्वेश्चन के लिए, 60 सॉरी 53 नंबर के क्वेश्चन के लिए, 53 के लिए। पहले आप इसे सोल्व कर लो सभी बच्चे। टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, क्या आपको डाउट है कोई? आपने पहला क्वेश्चन करवा रखा है। ये वाला क्वेश्चन करा दिया था, हमें तो याद नहीं है बच्चे कराया यस सर, पोल में ही करवा दिया था। और बाकी बच्चे बताइए। नोट्स में लिख रखा मैंने क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, हो सकता है हो गया हो। बाकी बच्चे तो बताइए एक बार जल्दी से। भाई बाकी बच्चे नहीं बता रहे हैं कुछ भी। चलिए अगर सर मैं पहले क्या चीज सर हो बच्चे, चुका है ये। ठीक है चलिए हो चुका है तो कोई बात नहीं, इसको भी रिकॉल बना लेते हैं। तो सभी बच्चे एक और रिकॉल क्वेश्चन कर रहे हैं जल्दी से टेस्ट के अंदर, और फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, हम इसका नाम चेंज कर देते हैं बच्चे, रिकॉल कर देते हैं इसको भी, लीजिए। ठीक है, देखिए आप लोगों के सामने जो सवाल आया था उसका नाम चेंज हो गया है। तो आप सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए, देखते हैं कितने बच्चों को याद है इसका आंसर कैसे निकाला था। चलिए सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे आपसे पूछा गया 18, 54 और 81 का लैसे ज्ञात कीजिए, यानी कि फाइंड एलसीएम ऑफ 18, 54 एंड 81। 18, 54 एंड 81। बच्चे पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं कर रहे हो आप लोग, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद में जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे।
एलसीएम पूछा गया है, एलसीएम। अगर आप गलती से एचसीएफ निकाल रहे हो तो बच्चे एलसीएम पूछा गया है आप लोगों से। चलिए जल्दी से भाई। ठीक है, अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकेंड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए आप अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन सही है। बस एक ही बच्चे का आंसर आया है। भाई बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। भाई आप लोगों से क्या चीज पूछी गई है। 18, 54 और 81 का एलसीएम। और आप जानते हो सर एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। सर 18 को काटा 2 से तो सर 9 आ गया, 3 से काटा तो सर 3 आ गया, और 3 से काटा तो सर 1 आ गया। ठीक है बच्चे, ये तो हो गया 18। सर 54 की बात करें तो सर 2 से काटा तो सर 27 आ गया। सर 2 से काटा, सॉरी 27 तो नहीं कटेगा 2 से। सर 3 से काटा, 3 निम 27, 3 से काटा सर 3 तिया 9, सर 3 से काटा 1। और सर अगर 81 की बात करें तो सर 81 को काटा 3 से, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 से काटा तो 3 निम 27, 3 से काटा 3, 3 से काटा 1। क्या इतना सभी को समझ में आ गया, बताइए। ठीक है, अब आप क्या करोगे बच्चे, अब आप करोगे 18 बराबर, आपने कहा सर 2 गुणा 3 गुणा 3। आप कहोगे सर 54 बराबर, दूसरे पेन से लिख लेते हैं बच्चे, काले पेन से। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और सर एक और अलग पेन से लिख लेते हैं, हरे पेन से। सर 81 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब आप लोग क्या जानते हो बच्चे, आप लोग ये जानते हो सर जो पेयर बन जाएगा, पेयर बना देंगे। सर एक तो इस 3 का पेयर बन गया, सर एक इस 3 का पेयर बन गया। ठीक है बच्चे, आपने कहा सर इनका पेयर बन गया है। सर बच्चे ध्यान से देखेंगे कि सर इनका तो पेयर बन गया है। जब इनका पेयर बन गया है, अब आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर एलसीएम बराबर, पेयर में से एक 3 बाहर, पेयर में से एक 3 बाहर। अब क्या बच गया हमारे पास में, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास में जो बच गया है ना, सर एक तो 2 बच गया ये रहा, तो सर इसके लिए हमने 2 लिख दिया। सर एक 3 बच गया है हमारा, सर ये रहा, इसके लिए हमने सर 3 लिख दिया है। और सर एक 3 हमारा ये भी बच गया है, तो सर हमने इसको भी लिख दिया है। क्लियर हो सभी को, क्या क्लियर हुआ सभी को। भाई एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं। एलसीएम निकाल रहे हैं, एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं। आपने कहा सर 3 क्या 9, 9 क्या 27, क्या 81, और 81 गुणा 2 कितना हो गया, 162। कितना हो गया, 162, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी। अब क्या कोई बच्चा हमें बता सकता है, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करे, या फिर वो माइक ओपन करके भी पूछ सकता है कि सर मेरे को यहाँ पर डाउट है। लेकिन पर अब आप बताइए कि कितने बच्चे ऐसे थे जिनका सही हुआ। कोई भी एक ऐसा बच्चा अपना माइक ओपन करके बता सकता है जिसका सही हुआ हो। यानी कि आप सभी ने एलसीएम निकाल दिया, जबकि आपने तो ध्यान ही नहीं दिया कि आपसे पूछा क्या गया है बच्चे, आपसे पूछा गया है एलसीएम निकालना है, और आपने क्या निकाल दिया था, आप सभी ने सॉरी एचसीएफ निकाल दिया था। ठीक है, ठीक है, सभी ने एचसीएफ निकाल दिया था, कोई बात नहीं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए आज हम लोग कुछ नया पढ़ेंगे। नया पढ़ने का मतलब है, इससे भी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, क्वेश्चन लास्ट क्लास में हो गए थे, ये वाला क्वेश्चन हो गया था बच्चे, बताना एक बार।
ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, बताइए भाई। पहले वाले क्वेश्चन में कोई डाउट था? आपसे पूछा गया था कि आप 18, 54 और 81 के एलसीएम को बताइए कितना होगा। आपने कहा सर एलसीएम निकालना है, बहुत आसान है सर, 18 के गुणज कर दो। सर 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। सर 24 को 54 को कितना लिख सकते हैं? सर हम 54 को लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3। भाई 3 3 होते 27 दूनी 54 हो गया। और आप कहोगे सर 81 को कितना लिख सकते हैं? सर 81 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। और आप कहोगे सर जो एलसीएम होता है ना, सॉरी, जो एलसीएम होता है, हम भी एचसीएफ लिख देते गलती से, कि सर जो एलसीएम होता है ना, एलसीएम क्या होता है? जो चीज कॉमन मिल जाए। आपने कहा सर एक तो ये 3 कॉमन है, सर इसको हटाओ। सर एक ये 3 कॉमन है, सर इसको हटाओ। यानी कि सर 3 गुणा 3 तो ये लिख दो गुणा। अब आप क्या कहोगे? अब आप कहोगे कि सर ये पेयर में 2 आ रहे हैं पर 3 नहीं आ रहा नीचे तक। नीचे तक नहीं आ रहा तो क्या हुआ? जहां तक आ रहा है आप उसको वहां तक ले लीजिए। आपने कहा सर 2 गुणा। अब आप कहोगे सर ये जो 3 है ये भी नीचे तक नहीं आ रहा है। भाई नीचे तक नहीं आ रहा तो क्या हो गया? आपने इसको 3 ले लिया पेयर बना के, गुणा। अब ये जो हमारा 3 रह गया है, ये कितना आ गया हमारे पास में? 3। जब आप इसको सोल्व करोगे, 3 3 9, 9 3 18, 18 3 54 और 54 162। ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर इतना सभी को क्लियर है, एक बच्चे ने कहा था रिपीट करने के लिए, तो बताइए बच्चे समझ में आ गया? मीरा गौतम के नाम से, जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करना है, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करना है, फिर माइक ओपन करके पूछ लेना है, ताकि हम सवाल नंबर फिर 54 पे चले जल्दी से। सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें। ठीक है, अब सभी को समझ में आ गया ना? ठीक है, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको हटाते हैं जल्दी से। चलिए, अब सभी बच्चे निकालेंगे 40, 48 और 45 का एलसीएम। सभी बच्चे जल्दी से। भाई आपको 40, 48 और 45 का आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है इनका एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तन। जल्दी से। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है, हर्ष प्रजापति के नाम से, सॉरी, हाँ, हर्ष के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपका कोई डाउट है तो बच्चे माइक ओपन करके पूछ सकते हो अभी। सर मेरा पोल ओपन नहीं हो रहा सर। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, शायद हम भूल गए पोल ओपन करना। एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 54 पोल सेक्शन आ गया है। तो आप लोग इसको सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में आप सभी लोग अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चों को ध्यान से निकालना है, एलसीएम पूछा गया है, एचसीएफ नहीं पूछा गया है। चलिए, अभी काफी कम बच्चों ने पोल सेक्शन के अंदर आंसर किया है, तो बाकी बच्चे भी कीजिए। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से कीजिए सोल्व, पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। फिर काफी कम बच्चे सोल्व कर पा रहे हैं। भाई अगर नहीं समझ में आया किसी बच्चे को, तो वो डाउट के रूप में अपना माइक ओपन करके पूछ सकता है कि सर नहीं समझ में आया, फिर से बताइए। ऐसा नहीं करना है कि आप गलत करें या फिर आपको बहुत टाइम लग रहा है करने में, आप कर ही नहीं पा रहे हो। अगर कोई भी बच्चे का डाउट है तो अपना माइक ओपन करके पूछो कि सर मुझे यहाँ डाउट है, ये नहीं समझ में आ रहा है। चलिए, अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड्स हैं कि सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 5 सेकंड्स है। 5 4 3 2 1। चलिए आप लोगों का पोल सेक्शन तो बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। बच्चे माइक बंद प्लीज, रिक्वेस्ट है सभी से, माइक बंद। देखिए आपसे क्या पूछा गया था। ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे एक बार स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया था 40, 48 और 45। एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए कितना होगा। क्या पूछा गया था, आप एलसीएम बताइए कितना होगा। आपने कहा सर 40 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। प्राइम फैक्टर के तो कितना आ गया सर, 2 से भाग किया 20, सर 2 से भाग किया 10, 2 से भाग किया 5 और 5 से भाग किया 1। सर अब हम 48 के करेंगे। सर 2 से भाग किया 24, सर 2 से भाग किया 12, सर 2 से भाग किया 6, सर 2 से भाग किया 3 और सर 3 से भाग किया 1। आप कहोगे सर 45, सर 3 से भाग किया 15, सर 3 से भाग किया 5 और सर 5 से भाग किया 1। आप देख पा रहे हो कि आप लिखोगे सर कितना लिखोगे आप सभी लोग लिखोगे कि 40 बराबर कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 40 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब आप कहोगे सर 48 बराबर कितना हो जाएगा। आपने कहा सर 48 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और अब आप कहोगे कि सर 45 बराबर कितना हो जाएगा, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब देखो जो चीज जहां कॉमन है उसको वही कॉमन ले लो। जो चीज जहां कॉमन है आप उसको वही कॉमन ले लो। जैसे कि आपने कहा सर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सभी में कॉमन है। आपने कहा सर यहाँ 2 का एक पेयर बन जाएगा। फिर आपने कहा 2 का पेयर एक यहाँ बन जाएगा, 2 का पेयर एक यहाँ बन जाएगा। फिर आपने कहा सर 2 गुणा 2 गुणा 2। इतना सभी को क्लियर है भाई, 2 गुणा 2 गुणा 2 इतना क्लियर है सभी को। फिर आप लोग कहोगे सर एक 5 ये रहा और एक 5 ये रहा, तो सर 5 दो जगह तो इसको हमने लिख दिया इंटू 5। अब क्या रहता है, आप कहोगे सर एक 3 ये रहा, सर एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा, सर इसके लिए हमने लिख दिया 3। अब हमारे पास में 2 और 3 बच गए जिनका कुछ भी नहीं हो रहा। आपने कहा सर इनको एज ही लिख देंगे गुणा 2 गुणा 3। ठीक है बच्चे, गुणा 2 गुणा 3। यानी कि जो 2 2 के पेयर में आ गए उन्हें 2 2 के पेयर में ले लो और बाकी जो संख्याएं बच गई उनको एज इट इज उठा लो। ठीक है, वैसे ही जो संख्या बच गई उनको एज इट इज उठा लो। अगर नहीं समझ में आए तो हम एक बार और समझा देते हैं। देखिए आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर हाँ बच्चे देखिए 40 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। आप कहोगे सर 48 बराबर कितना हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। और आप कहोगे 45 बराबर कौन हो गया, 3 गुणा 3 गुणा 5। अब आप देखो जो पेयर बन गया भाई, 2 का पेयर एक बन गया, एक ये बन गया 2, एक ये बन गया 3। आपने कहा सर एलसीएम जो हो गया है ना वो हो गया है सर हमारे पास में 2 गुणा 2 गुणा 2। अब आपके पास में क्या बचा, अब आप कहोगे सर एक तो 5 बन गया, ये रहा सर 5। सर फिर हमारे पास में 3 का पेयर बन गया, एक 3 ये रहा और एक 3 ये रहा। और सर जो हमारे पास में बच गया है, देखो शायद दिख जाए पीले रंग का, कि एक तो ये बच गया है और एक ये बच गया है। यानी कि कौन कौन बच गया है हमारे पास में, आप कहोगे सर हमारे पास में एक तो ये बच गया है 3 और एक ये बच गया है 2। यानी कि गुणा 3 गुणा। जब आप सभी को गुणा करोगे, कीजिए गुणा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40, यहां तक तो 40 हो गया। और यहां तक कितना हो गया हमारे पास में, आप कहोगे सर 3 या 9 दूनी 12, सॉरी 3 या 9 दूनी 18। यानी कि 40 गुणा 18 और ये हो गया सर 720। कितना हो गया, 720। यानी कि आप कहोगे सर ऑप्शन बी 720 हमारा करेक्ट आंसर। इतना सभी को क्लियर हुआ।
क्या इतना सभी को क्लियर हुआ? ठीक है, सभी को क्लियर हो गया, सभी ने वाई टाइप कर दिया है, यानी कि आप लोगों को पता लग गया है कि हमारा जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 20 720 सही है। टीना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, टीना के नाम से, एक बार बताइए बच्चे क्या डाउट है आपको, बताइए सर बच्चे। अगर तीनों में कॉमन नहीं हो तो 2 का पेयर बन सकता है। हाँ, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने हुआ, जैसे कि अभी आप लोगों के सामने हुआ, देखो यहाँ तीनों में पेयर कुछ नहीं आ रहा था भाई, तीनों में कोई कॉमन नहीं आ रहा था। ऐसे तो आपको लगेगा सर कोई कॉमन ही नहीं है, तो देखो वो एचसीएफ में होता है कि जब कुछ कॉमन नहीं है तो आप लिख देते हैं एचसीएफ 1 है। बट एलसीएम में तो हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम में भाई एचसीएफ में तो हमें 1 लिखना पड़ेगा कि भाई कोई भी चीज ऊपर से लेकर नीचे तक कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तो फिर क्या करना पड़ेगा बताइए, भाई एचसीएफ अगर निकालोगे तो आपको कोई ऊपर से लेकर नीचे तक कोई ऐसा नंबर है जो कॉमन दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर ऊपर से लेकर नीचे तक हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं दिखाई दे रही जो कॉमन। ठीक है, तो अब ओके आप क्या सर। करोगे, अब आप क्या करोगे, यानी कि अब आपको एलसीएम निकालना है, तो 3 का कोई कॉमन निकलना है तो 2 2 निकाल लो, जैसे कि आपने 2 का पेयर बना लिया, 2 इसका इसका, फिर आपने कहा सर 5 का भी पेयर बन रहा है, और फिर आपने कहा 3 का भी पेयर बन रहा है, तो 2 2 के पेयर बना लिए ऊपर नीचे में। हमें कभी भी पेयर ऐसे नहीं बनाना है, हमें कभी भी पेयर ऐसे नहीं बनाना है कि लेटा हुआ पेयर बना ले, नहीं, पेयर बनाना है खड़ा हुआ, यानी कि दोनों संख्याओं में पेयर बनाना है, एक ही संख्या में पेयर नहीं बनाना। इतना क्लियर हुआ सभी को? चलिए, अब आप सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे जल्दी से कि आज हम भिन्न के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं, फ्रैक्शंस के बारे में, यानी कि भिन्न जिसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। इतना तो शायद आप जानते होंगे सर भिन्न क्या होती है, जैसे कि आपने कहा सर 2/3 एक भिन्न है कि नहीं है, इतना तो आप जानते होंगे कि भिन्न क्या होती है, भाई 2/3 एक भिन्न है। अब हम देखते हैं भिन्न का बेसिक, क्या देखते हैं भिन्न का बेसिक, इस तरह ये भिन्न कैसे आती है, क्योंकि आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि आपको एक डब्बा बनाकर दे दिया, इसके अंदर मान लेते कुछ बॉक्स बनाकर दे दिए, और उनके अंदर कुछ बॉक्स में कलर है और कुछ बॉक्स में कलर नहीं है, पूछते थे बताओ जितने बॉक्स में कलर है उनकी भिन्न क्या है, उनका सरलतम रूप क्या है। तो अब हम सारी चीजें सीखेंगे भिन्न के बारे में। ठीक है, अब हम बिल्कुल एकदम आसानी से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। देखिए, बिल्कुल बेसिक का मतलब है कि आपसे अगर पूछा जाए कि आप इस रोटी को 2 भाइयों में बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे, बताइए, अगर आपको इस रोटी को 2 बराबर भाइयों के अंदर बांटना हो तो आप उसके हिस्से कैसे करोगे, क्या आप इसको ऐसे बांट सकते हो बच्चे, बताइए, कि ऊपर वाला तो छोटे भाई को दे दे क्योंकि वो छोटा है, बताइए, ऐसा हो सकता है क्या, क्या दोनों बराबर हिस्से दिखाई दे रहे हैं क्या आपको? नहीं, क्योंकि आपको करना क्या है, आपको बराबर हिस्सों में बांटना है, कैसा करना है आपको, बराबर हिस्सों में बांटना है। और जब आपको बराबर हिस्से में बांटना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा कि सर हमें या तो ऐसे बराबर बीच में से खींचनी पड़ेगी, बिल्कुल बीच में से, या फिर सर ऐसे नहीं तो हमें ऐसे खींचनी पड़ेगी बीच में से। इतना क्लियर हुआ? तभी तो बराबर हिस्सा बनेगा भाई, जब आप इसको बीच में से खींचोगे, यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि अगर आपको इस रोटी के 2 बराबर हिस्से करने हैं तो आपको रोटी को बीच में से 2 हिस्सों में मोड़ना होगा, यानी कि आपने बीच में से 2 हिस्सों में मोड़ दिया। जब आपने इसको बीच में से 2 हिस्सों में मोड़ दिया तो अब आपको क्या दिखाई दे रही है, अब आपको रोटी आधी हो गई है, यानी कि आधी रोटी ऊपर और आधी रोटी नीचे। अब किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है 1/2 क्यों लिखा गया, तो एक बार जल्दी से माइक ओपन करके पूछिए। यहाँ सर मेरे मन में डाउट आ रहा है, मतलब हम किसी को भी खड़ा कर देंगे, मतलब माइक ओपन करने के लिए कह देंगे, वो बताएगा कि सर 1/2 क्या लिखा हुआ, क्या किसी को समझ में आया कि सर जब ये रोटी पूरी थी और जब हमने इसके 2 बराबर हिस्से किए तो ये 1/2 क्यों लिखा गया, बताइए, कोई भी अच्छा अपना माइक ओपन करके बताइए। कोई बच्चा नहीं जो माइक ओपन करके बताए। सर 1/2 का मतलब आधा। हाफ होता है। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर 1/2 का मतलब आधा होता है, बिल्कुल सही है, बोल रहे हैं कि सर अब जो रोटी है ना, अब रोटी आधी हो गई है और हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 1/2, इसका अर्थ होता है 2 भाग में से 1 भाग, 2 में से 1 भाग, यानी कि आपके पास में टोटल 2 भाग बन गए, तो ऊपर वाला भाग 1 है 2 में से और नीचे वाला भाग भी 1 है 2 में से। अगर कोई बच्चा इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट दे, ऐसे 3 बराबर हिस्सों में बांट दे, आप क्या कहोगे सर, अगर इस वाले भाग को पूछा जाएगा इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, बताइए क्या लिखेंगे इसको हम, और क्या 1/3 है। 1/3, और इसको बोलेंगे 1/3 भाग,
1/3 और इसको हम बोलेंगे 1/3 भाग। इतना से क्लियर है सभी को? ठीक है, यानी कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आधा क्या होता है, अब आप लोग बिल्कुल बता सकते हो कि आधा क्या होता है। यानी कि अब आप कहोगे सर कैसा क्वेश्चन पूछ लिया, हम तो खुशी खुशी से बता देंगे हंसते हुए कि आधा क्या होता है। यानी कि आप कहोगे सर जब एक पूरी चीज को, मान लो एक तरबूज है, मान लो ये तरबूज ही है, आप तरबूज को दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, या तो ऐसे और या फिर आप इसको ऐसे बांट सकते हो। यानी कि बराबर हिस्से में बांटने का कोई तरीका नहीं है। बराबर हिस्सा यानी कि आधा क्या होता है, अब आपको पता लग गया सर आधा तो ये होता है कि यदि एक पूरी चीज को दो बराबर भागों में विभाजित करना हो, यानी कि दो विभाजित भागों में करना, पूर्ण का आधा मिलता है। यानी कि आपके पास में कोई भी एक चीज है और आपने उसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो आपके पास में कितना बचेगा? आधा बचेगा। कितना बचेगा आपके पास में? आधा। जैसे कि आप देख भी पा रहे हो, भैया एक पूरी की पूरी एक पूर्ण रोटी थी, पूरी रोटी थी, और आपने इसके दो बराबर भाग कर दिए। आपने कहा ये भी आधा और आपने कहा ये भी आधा, क्योंकि आपको दो बराबर भागों में विभाजित करना था। क्या करना था आपको? दो बराबर भागों में विभाजित करना था। इसी तरीके से कोई बच्चा बताएगा कि आप ऐसी कौन कौन सी चीज है जिनको दो बराबर हिस्सों में विभाजित करके खाते हो, बताइए कोई भी बच्चा। वेरी गुड। एक बच्चे ने कहा है एप्पल। जब आप सेब रखते हो, मान लेते हैं सेब है, आप सेब को किस तरीके से काटते हैं बच्चे? मान लेते हैं सेब है तो आप चाकू लेकर आते हो और चाकू से आप सेब को इस तरीके से काटने की कोशिश करते हो कि नहीं करते हो, कि सेब दो बराबर हिस्सों में बट जाए। चलिए और बताइए एग्जाम्पल, और बताइए एग्जाम्पल भाई। सेब हो गया। अब ऐसे तो कहोगे नहीं कि सर केला को हम दो बराबर हिस्सों में बांट के खाते हैं। भाई केला को तो नहीं खाते आप दो बराबर हिस्सों में बांट करके। और बताइए तरबूज। हाँ, तरबूज में भी कोशिश की जाती है कि भाई बड़ा सा होता है, पहले आप उसको क्या कर लेते हो? पहले आप उसको छोटा कर लेते हो। ठीक है, और बताइए। ठीक है, यानी कि हमें सर आधा समझ में आ गया है कि सर ऐसी भी चीजें होती है, जैसे नींबू को आप दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके निचोड़ना पसंद करते हो ताकि वो आसानी से निचोड़ जाए। ठीक है, चलिए आप कहोगे सर अगर हम दैनिक लाइफ से जुड़े उदाहरण देखें, अगर ये पूर्ण है, अगर ये पूरा है, पूरे को हम बोलेंगे पूर्ण, अगर ये पूर्ण है तो सर ये इसका आधा है। ठीक है भाई, अगर ये पूर्ण है, अगर ये कोई भी चीज पूर्ण है कि यानी कि पूरी है, तो ये इसकी क्या है? आधी है। ठीक है, चलिए यहां तक सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से वाइट टाइप करें कि हाँ सर क्लियर है। ठीक है, देखो कितना अच्छा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि भाई एक ही रोटी है घर में, बस ऐसा जनरली होता नहीं है कि घर में एक ही रोटी हो, और भी बना कर रखी जाती है। अब एक ही रोटी के ऊपर लड़ाई की जा रही है कि पहले तो दो भाई थे, उन्होंने रोटी को आधा आधा कर लिया। हो सकता था आधी रोटी तो ऊपर वाला मतलब आधा भाग ऊपर वाला तो एक भाई खा लेता और आधा नीचे वाला भाग एक भाई खा लेता और वो संतुष्ट हो जाते। लेकिन पर जब इन्होंने रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांट लिया, तभी इनके एक एक दोस्त आ गए। अगर दोनों भाइयों के एक एक दोस्त आ जाते हैं तो उस एक रोटी को चार भागों में कैसे बांटोगे? यानी कि अब तो गड़बड़ हो गई। पहले तो सिर्फ दो भाइयों की ही लड़ाई थी कि उनको बराबर बराबर रोटी खानी थी, अब उन दोनों के दो दोस्त और आ गए एक एक। अब उनको क्या करना पड़ेगा? अपने दोस्तों को भी खिलाना पड़ेगा। ये कैसे चार भागों में बांटोगे? आप कहोगे सर इस तरीके से कुछ हम इसको क्या कर देंगे, चार बराबर भागों में बांट देंगे। क्या कर देंगे हम इसको? चार बराबर भागों में बांट देंगे। और अब बताइए हम एक हिस्से को क्या कहेंगे? अब हम एक हिस्से को आधा हिस्सा तो नहीं कहेंगे, अब उस एक हिस्से को आधा हिस्सा तो नहीं कहेंगे, अब कहेंगे हम हर एक हिस्सा चौथाई है, और हम इसे 1/4 लिखते हैं। इसका मतलब होता है चार में से एक भाग। यानी कि आपने क्या करा भाई, अगर एक भाग की बात की जाए तो क्या है? एक चौथाई है। क्या है ये? एक चौथाई। एक चौथाई का मतलब होता है कि चार में से एक, चार में से एक। ठीक है, क्या हो गया? चार में से एक। इतना सभी को समझ में आ गया हो भाई? आधे की बात करो, आप कहोगे आधे का मतलब होता है सर 1/2, यानी कि दो में से एक। सर एक चौथाई का मतलब होता है सर चार में से एक, यानी कि 1/4। ठीक है, आप कहोगे
हमने देखा कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं। यानी कि एक आपके पास में संपूर्ण वस्तु है और आप इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दोगे, दो बंदों को, यानी कि दो लोग हैं, अगर आप इसको चार इक्वल भागों में बांट दोगे, अगर चार लोग हैं, अगर और ज्यादा हो गए तो आप उसके और ज्यादा भाग भाग कर लोगे भाई, कुछ इस तरीके से आप उसको डिवाइड करते रहोगे। यानी कि अब लोग अभी तक हम लोगों ने क्या देख लिया है कि अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कि किस प्रकार हम एक संपूर्ण वस्तु को अलग अलग लोगों में बांट सकते हैं। क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? क्या जो हम भिन्न पढ़ रहे हैं तो क्या किसी वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है? आप कहोगे यस सर, वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है। क्या कहलाता है? आप कहोगे यस सर, वस्तु को बांटना ही भिन्न कहलाता है। कैसे? देखिए, सबसे पहले आप यहाँ कुछ एग्जांपल्स देखोगे, यानी कि हम जाने अनजाने में कई स्थितियों में इन वाक्यों का प्रयोग करते हैं। जैसे आधा किलो सेब, भाई हमने किसका इस्तेमाल किया? आधा किलो सेब। यानी कि आप कहोगे सर आधा को तो ऐसे लिखते हैं और किलो को ऐसे लिखते हैं, और सर सेब को एप्पल लिख देंगे, हाफ के जी एप्पल। दो तिहाई पानी, सर दो तिहाई का मतलब क्या है? सब बच्चे ध्यान से देंगे, दो तिहाई यानी कि सर तीन में से दो हिस्से, सर तीन में से दो हिस्से। और एक चौथाई का मतलब क्या है? सर चार में से एक हिस्सा। इतना सभी को समझ में आया? भाई दो तिहाई का मतलब क्या है? दो बटा तीन, यानी कि सर तीन में से दो। एक चौथाई का मतलब क्या है? सर चार में से एक। ठीक है, यानी कि अगर हम इनकी फ्रैक्शन लिखेंगे, आधा किलो सेब को तो हम ऐसा लिख सकते हैं, दो तिहाई पानी को हम ऐसा लिख सकते हैं, और एक चौथाई रोटी को हम एक बटा चार रोटी भी लिख सकते हैं। चलिए, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम भिन्न के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं भिन्न के बारे में? यानी कि सर भिन्न क्या होती है? यदि किसी p अपॉन क्यू रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। यह पूर्ण एक अकेली वस्तु हो सकती है तथा वस्तुओं का समूह ग्रुप भी हो सकता है। अब क्या चीज सर आपको समझ में नहीं आई? डेफिनेशन लिख करके क्या लिख दिया आपने कि p अपॉन क्यू की रूप की संख्या, यानी कि अगर हम भिन्न की बात करें, अगर हम भिन्न की बात करें कि भिन्न कौन होता है, आप कहोगे सर वो सभी संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप में होती है। सर वो सभी संख्याएं जो p अपॉन क्यू के रूप की होती हैं, सर हमारे पास में वो भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है सर? वो हमारे पास में भिन्न कहलाती है। लेकिन पर सर p अपॉन क्यू की हर एक चीज, p अपॉन क्यू की हर एक चीज हमारी भिन्न नहीं हो सकती। जैसे कि कोई बच्चा कहे सर मैं तो 4/4 लिखूंगा, सर मैं तो 8/8 लिखूंगा, सर ये तो p अपॉन क्यू के फॉर्म में, तो क्या सर ये भिन्न होगी? आप कहोगे नहीं सर ये भिन्न नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यानी कि आप कह रहे हो सर p अपॉन क्यू के रूप में के साथ साथ ये p अपॉन क्यू में के रूप में तो है, सर ये p अपॉन क्यू के रूप में तो है, लेकिन पर उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि किसी p अपॉन क्यू के रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक होल के भाग को निरूपित करती है, भिन्न कहलाती है। यानी कि सर हम उसका सरलतम रूप भी देखें तो सर वो कैसे होनी चाहिए? भिन्न के रूप में होनी चाहिए। जैसे कि 5/6 हो सकता है स्क्रीन पे ना दिख रहा हो, 1/2, 3/4, 7/6, ये सभी संख्या क्या है? हमारी भिन्न को दर्शाती है। क्या करती है? भिन्न को दर्शाती है। क्या इतना समझ में आया? भाई p अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाने वाली संख्याएं हमारी भिन्न को दर्शाती है। बस हमें याद क्या रखना है? हमें याद रखना है कि क्यू कभी जीरो ना हो। क्या ना हो? क्यू कभी भी हमारे पास में जीरो ना हो। यानी कि सर जो नीचे लिखा हुआ है ना p अपॉन क्यू, सर नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। नीचे कभी क्या नहीं होना चाहिए? नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार वाई टाइप करो कि हाँ सर क्लियर है, और अगर डाउट है तो एक बार एन टाइप करो। अगर क्लियर तो वाई टाइप करो, और अगर डाउट है तो एन टाइप करो, या फिर माइक ओपन करके बताइए कहाँ पर डाउट है। ठीक है, चलिए अगर सारी चीजें क्लियर है तो अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 55। हमने आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने सॉरी चैट सेक्शन बंद कर दिया है, और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है।
तो सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर है 55। ठीक है बच्चे, अगर पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है 1 सेकंड रुकिए। चलिए, अब आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा, तो सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे जल्दी से और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? चलिए बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए। निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? चलिए अब आप लोगों के पास में लास्ट 10 सेकेंड्स हैं, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए अब आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है जल्दी से। ठीक है, अब देखो दो बच्चों का आंसर आ गया है, रेणुका का आंसर आ गया है, रमेश का आंसर आ गया है, संदीप का आंसर आ गया है, पूनम रानी का आंसर आ गया है और आप चैट सेक्शन में देख पा रहे हो कि सभी बच्चों ने अपना आंसर अलग अलग भेजा है। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं, सभी बच्चे सामने देखेंगे। भाई निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? अभी आपको बताया था 4/4 भिन्न नहीं होती, 7/7 भिन्न नहीं होती, ऐसी संख्याएं भिन्न नहीं होती। और कौन सी संख्याएं भिन्न होती हैं? आप कहोगे सर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न कहलाती है। और सर क्यों कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? क्यों कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। भाई यही तो बताया था आपको कि जो भी संख्याएं P/Q की फॉर्म में लिखी जाती है भिन्न कहलाती हैं और वो क्यों कभी 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन पर यह भी बताया गया था साथ में P/Q की फॉर्म में 4/4 ना हो, 8/8 ना हो, 7/7 ना हो, क्योंकि ये किसको दर्शाती है? ये पूर्ण संपूर्ण को दर्शाती है। ठीक है, तो इस तरीके की संख्याएं कभी भी हमारी भिन्न के अंदर नहीं मानी जाती। आप कहोगे सर देखते हैं कौन सी संख्या भिन्न नहीं है, एक भिन्न नहीं है। आप कहोगे सर 1/2। भाई 1/2 तो भिन्न है क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है और हमारा क्यों कितना है? 2 है, वो 0 भी नहीं है। 5/7 आप कहोगे सर 5/7 भी एक भिन्न है क्योंकि P/Q के रूप में और सर क्यों 0 भी हमारा नहीं है क्योंकि क्यों की वैल्यू कितनी हमारे पास में? 7 है। अगर देखा जाए 8/6 आप कहोगे सर 8/6 भी एक भिन्न है क्योंकि सर ये P/Q के रूप में और सर क्यों भी हमारा 0 नहीं है क्योंकि क्यों की वैल्यू 6 है। अब आप कहोगे सर ऑप्शन सी बचता है 4/4 जो कि एक भिन्न नहीं है। जो क्या नहीं है? एक भिन्न नहीं है। क्या इतना सभी को क्लियर है? जिन बच्चों ने C, B, D भेजा था, क्या आपको समझ में आ गया है कि हमारा ऑप्शन सी सही है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? आपको सर 4/4 एक भिन्न नहीं है। चलिए बहुत ही आसान है, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया। सॉरी, आप लोगों के सामने भी स्क्रीन आ जाएगी, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। तो बाकी बच्चे इतने हमें चैट सेक्शन के अंदर टाइप करके बताएंगे क्या 7/8 एक भिन्न है? क्या 7/8 एक भिन्न है? अगर है तो आप Y टाइप करें और अगर नहीं है तो FN टाइप करें। क्या 7/8 एक भिन्न है? क्या 7/8 एक भिन्न है? ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया कि हाँ सर कैसी बात कर रहे हैं, तो भिन्न है ही। चलिए अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, आप लोगों के सामने स्क्रीन आने वाली है। हर्ष प्रजापति के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप अपना माइक ओपन करके पूछ सकते हो भी। हर्ष पहले प्रजापति। आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी पर अब दिखाई दे रही है सर। हाँ वो बच्चे हम बोल रहे थे थोड़ा टेक्निकल इशू है। आज आपको पता है वैसे भी आपके यहाँ भी बारिश हो रही है। अभी हमारी बच्चों से बात हुई थी, सभी बता रहे थे कि बारिश हो रही है सर, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार। देखिए अब हम भिन्न के बारे में पढ़ते हैं। भिन्न इतना तो समझ में आ गया
कि सर हमारे पास में जो भिन्न होती है कि सर कैसी कैसी चीजें भिन्न होती है। सर जो पी अपॉन क्यू के रूप में लिखी जाए वो भिन्न कहलाती है। सर क्यू कभी हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। और सर हमारे पास में 4/4 यानी कि पी बटा पी की फॉर्म हमारे पास में भिन्न नहीं होती। इतना हमने सीख लिया था। अब देखिए जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है सर 4/12 एक भिन्न है। बिल्कुल सही बात है भाई, 4/12 एक भिन्न है क्योंकि सर ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है। और सर हमारा क्यों क्या नहीं है, हमारा क्यों जीरो नहीं है क्योंकि हमारा क्यों कितना है 12। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर हुआ सभी को। तो हम ये भी जान लेते हैं कि हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसे 4/12 यानी कि 4/12 पढ़ते हैं। भाई कहीं लिखा होगा, आप इसे क्या बोलोगे, आप बोलोगे 5/6। क्या बोलोगे आप इसे, 5/6 या फिर 5/6। क्या बोलोगे आप इसे, 5/6 या तो 5/6 या फिर 5/6। अब आप लोगों के मन में डाउट आया होगा कि सर ये 4/12 क्या दर्शाता है, आखिर आखिर इसको हम कैसे देख सकते हैं कि 4/12 आखिर चीज क्या है। अगर आपको देखना है कि 4/12 क्या चीज है तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा। आपने कहा है सर सबसे पहले मैं एक एक क्या ले लेता हूँ, एक पेपर ले लेता हूँ। एक कागज मैंने ले लिया पेपर, और सर मुझे 4/12 सीखना है तो मैं इसके ऊपर 12 बक्से बना लेता हूँ। सर क्या बना लेता हूँ, 12 बक्से। देखिए सर बच्चे सामने देखेंगे, आपने इसके अंदर कितने बक्से बना लिए। आपने कहा सर इसके अंदर 12 बक्से बना लेते हैं। कितने बक्से, 12। अभी देखो थोड़ा इक्वल नहीं दिख रहे हैं तो इसके 12 बक्से इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, आपने कहा सर ठीक है 12 बक्से हमने इसके अंदर बना लिए। क्योंकि हम किसको दर्शा रहे हैं, आप कहोगे सर हम 4/12 का मतलब सीख रहे हैं। तो सर 4/12 में नीचे क्या है, 12। आपने पूरे के पूरे 12 बक्से बना लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 में। ठीक है, जब 12 बक्से बन गए हैं आपने उनके अंदर 4 बक्सों में अलग तरीके का रंग कर दिया है। तो यानी कि पूरे 12 थे, लेकिन पर 12 में से 4 आपने अलग कलर के रंग कर दिए। तो 4/12 यही दर्शा रहा है कि सर पूरे 12 में से 4 नीले रंग के हैं। पूरे 12 में से 4 नीले रंग के हैं। इतना क्लियर हुआ सभी को। भाई 4/12 का मतलब है कि सर टोटल, टोटल और टोटल में से कितने। आप कहोगे कि बताइए नीले रंग के कितने बक्से हैं, आप कहोगे सर टोटल में से यानी कि 12 में से सर 4। ठीक है, चलिए और हम एक चीज और याद रखेंगे। क्या चीज याद रखेंगे, हम याद रखेंगे सर 4/12 के अंदर ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, न्यूमरेटर, और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है, यानी कि डिनोमिनेटर। इतना क्लियर हुआ सभी को। अगर इतना क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में वाई टाइप कर दो। यहाँ सर हमें इतना क्लियर है कि ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है और सर नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है, हर कहलाती है। चलिए इतना सभी को क्लियर है। देखिए सभी ने वाई टाइप कर दिया है। अब आप लोगों के सामने एक सवाल आ गया है। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया है और हमने आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया है। तो जिन बच्चों के पास में चैट क्वेश्चन आ गया है पोल सेक्शन के अंदर, वो बच्चे जल्दी से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर क्या कर देंगे बच्चे, वोट कर देंगे। प्लीज बच्चे माइक बंद, संदीप कश्यप के नाम से, संदीप कश्यप। ठीक है बच्चे, देखिए आपसे पूछा गया है 7/8 में, हम बता देते हैं सर बच्चे ध्यान से आंसर करना। पूछा गया है 7/8 में बताओ 7 किसको कहते हैं, अंश को कहते हैं या हर को कहते हैं, बताइए 7 किसको कहते हैं, बताइए 7/8 में 7 किसको कहते हैं, अंश को कहते हैं या फिर हर को कहते हैं। अभी आपको बताया था कि जो भिन्न होती है वो p/q की फॉर्म की होती है, क्यों कभी जीरो नहीं होना चाहिए, और ऊपर वाली संख्या को हम क्या कहते हैं और नीचे वाली संख्या को हम क्या कहते हैं। चलिए जल्दी से, बाकी बच्चे भी पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे जल्दी से। अब आप लोग, हर्ष कश्यप क्या हुआ बच्चे, हर्ष प्रजापति, सर ये गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, बता अभी दो सर। चैट सेक्शन में आप कर देना बच्चे। देखिए ओके सर। चलिए अब आप लोग जल्दी से 5 सेकंड आप लोगों के पास में, 5 4
3 2 1। चलिए अब हम लोग क्या कर देते हैं, आप लोगों का पोल सेक्शन बंद कर देते हैं और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर देते हैं, क्योंकि शायद एक तो हर्ष का गलत हो गया था पोल सेक्शन के अंदर जल्दबाजी में, शायद एक दो बच्चे और हो सकते हैं उनके जैसे। ठीक है, चलिए अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है कि बताइए 7/8 में 7 क्या दर्शाता है। आप कहोगे सर ये p बटा क्यू की फॉर्म है, और सर क्यों 0 भी नहीं है, क्योंकि 8 है हमारे पास में, क्यू की वैल्यू तो कितनी है 8। आप कहोगे सर ये भिन्न है, और भिन्न में ऊपर वाला पार्ट क्या होता है सर, अंश होता है, और नीचे वाला पार्ट क्या होता है सर, हर होता है। ठीक है, आपसे पूछा गया था बताइए 7 किसको दर्शाएगा, तो 7 तो ऊपर है, तो 7 तो किसको दर्शाएगा, 7 बच्चे अंश को दर्शाएगा। क्या इतना सभी को क्लियर है? कुछ बच्चों को तो याद नहीं हुआ है कि ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है, वो तो इसी चीज में कंफ्यूज है कि ऊपर वाला लगाए या नीचे वाला लगाए। ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आप लोगों की ये क्लास यहीं तक रहेगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है अभी, और बाकी होमवर्क आप लोगों को ग्रुप पर मिल जाएगा। अब आपको